हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम नज़दीक है। 3 जुलाई को आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा और 10 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपका ऑनलाइन पेपर चलेगा। तो मेरा आपसे सभी से विशेष निवेदन है कि अभी से आप लोग जो है, मैं वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर डालता रहूँगा। मोस्ट क्वेश्चन आएंगे जो इसी के अंदर से पूरा पेपर आएगा। इसके से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। ये जो चैप्टर बाय चैप्टर आपके क्लास जाएंगे उसी में से ही पूरा पेपर आना है। तो अपना जो ITI का सेकेंड ईयर का है, इसमें सेकेंड ईयर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का जो है वो अपन कवर करेंगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जो है सेकेंड ईयर है। इस सेकेंड ईयर में टोटल 380 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पूरा पेपर अच्छे से आपको आना है। तो सबसे पहले अपन DC जनरेटर जो चैप्टर है, DC जनरेटर चैप्टर को अपन पहला चैप्टर DC जनरेटर है, इसको अपन कवर करेंगे। इसके अंदर जो जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे सभी आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर कवर करवाऊँगा। तो वीडियो को आप जैसा आपको क्वालिटी बढ़ा के या घटा के आप वीडियो को चलाओगे तो आपको वीडियो क्लियरिटी दिखेगी। और कोशिश करना एक कॉपी ले लेना, उसमें क्वेश्चनों को नोट करते जाना और उनके आंसर को नोट करते जाना। क्वेश्चन और उसका आंसर नोट करते जाना, या फिर यानी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहना, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिख रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कोई DC जनरेटर होता है, उसमें जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। तो कोई ऑप्शन ए में दे रहा है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन बी में दे रहा है आर्मेचर के साथ समांतर में, ऑप्शन सी में दे रहा है फील्ड शंट के साथ श्रृंखला में। तो इसका जो सही आंसर है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ये क्वेश्चन है जो DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि किस वोल्टेज ड्रॉप को X के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो दर्शाया गया है, ये जो चित्र आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा और पूछेगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो दर्शाया गया है वो काय का दर्शाया गया है। तो ये जो होता है वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप यानी कि बी इसका सही आंसर है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, सी इसका सही आंसर है। आप अच्छे से देखना, सी इसका सही आंसर है कि किस वोल्टेज को एक्स के रूप में दर्शाया गया है। एक्स के रूप में मतलब JX के रूप में दर्शाया गया है। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक फील्ड प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक DC जनरेटर पर। तो DC जनरेटर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा इसमें जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो जनरेटर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में हो सकता है ये ऑप्शन आपको ऊपर नीचे हुए मिले, लेकिन आपको जो ये अच्छे से ध्यान रखना, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। ये विफल कब होगा, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ज़्यादा हो जाए तब। अगला क्वेश्चन है इसमें कि EMF की गणना करने के लिए सूत्र क्या है एक DC मोटर के लिए। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, एक DC मोटर के लिए पूछ रहा है, DC जनरेटर के लिए नहीं पूछ रहा है। ध्यान देना, DC मोटर के लिए। तो DC मोटर का जो EMF होता है वही जनरेटर का बैक EMF होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, EB बराबर V माइनस IARA। और EMF का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए इसको मैं वोल्ट्स लिखा हुआ है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि EMF
डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या, तो जेई क्वेश्चन रहेगा, आंसर जेई रहेगा। ए बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। वी क्या है वोल्टेज, आई ए क्या है आर्मेचर करंट, और आर ए क्या है आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना था। जी क्या है डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है, और यही जो है जनरेटर के अंदर बैक ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जी क्या है कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है, जो की जाती है डीसी जनरेटर में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों करते हैं। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग डीसी जनरेटर में इसलिए की जाती है कि विचुम्बकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, मतलब विचुम्बकीकरण के प्रभाव का असर ना पड़े, उसके लिए क्या करते हैं डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों की जाती है, चुंबकीय प्रभाव को विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। कोई डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो कारण उसका हो सकता है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में आने के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, क्योंकि आपकी शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर चलेंगे। 4 जुलाई से एग्ज़ाम चलेंगे, तो 4 जुलाई 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक चलेंगे। सभी स्टूडेंटों का अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में होगा, तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए सभी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर की मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए पूछ रहा है वो, तो ये इसका जो सही आंसर है कास्ट स्टील, यानी कि ढलवा इस्पात। ये आपको है। ये जो क्वेश्चन है ये जो पिछली बार जुलाई में पेपर हुआ था, जब आपके फर्स्ट ईयर के हुए थे जुलाई में, जब ही हुआ था, जब आया था ये क्वेश्चन। 2-3 शिफ्ट में लगातार आया था। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया था। ये तो सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में दिसंबर में, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। और जुलाई अगस्त में जो पेपर हुआ था आपकी फर्स्ट ईयर के साथ में, जब भी ये क्वेश्चन आया था सेकेंड ईयर वालों में। जनरेटर बनाने के लिए किस सामग्री, जनरेटर के ब्रश बनाने के लिए तो कार्बन और ग्रेफाइट, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। वीडियो को आप उसकी जो क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी में एडवांस सेटिंग में जाके वहाँ से उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा करके आप वीडियो को क्लियर चला पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग बाइंडिंग की जगह वेव बाइंडिंग भी लिख के आ सकता है, हिंदी में वेव लिखा होगा, वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग क्या होती है, वेव बाइंडिंग डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग या तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो वेव बाइंडिंग में ध्यान रखना वोल्टेज अधिक मिलता है और करंट कम मिलता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में कि कम धारा उच्च वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी कि वेव बाइंडिंग में जो है उच्च वोल्टेज मिलता है और करंट कम मिलता है। यहीं पर लेप बाइंडिंग की बात करें वो कि लेप बाइंडिंग जनरेटर में लेप बाइंडिंग, तो लेप बाइंडिंग में करंट ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, करंट कम मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। अच्छे से रट लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो स्प्लिट रिंग का जनरेटर में क्या काम रहता है, एक दिशा में आउटपुट बनाना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरेटर के अंदर जो स्प्लिट रिंग लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि एक दिशा में आउटपुट
बनता रहे, वोल्टेज का जो है आउटपुट एक दिशा में बनता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है जुलाई में भी आया था और जनवरी में भी आया था पेपर में। तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या करना, एक नोट्स चाहे तो मैंने वीडियो कुछ स्टूडेंट जो उनकी फैसिलिटी की बात थी और फीस जमा करने आए थे पूरे, तो उनके लिए मैंने पीडीएफ के प्रिंट आउट दे दिए हैं। तो उनमें से आप यहाँ वीडियो को देख के समझ के उसमें से प्रैक्टिस कर लिया करो, लगा लिया करो। मैं ये वीडियो उस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आप नोट्स को कम पढ़ते हो, तो इससे क्या है कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहेगी। और जो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे रहा हूँ तो उनको आप नोट कर लिया करो। डीसी जनरेटर में अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल क्यों की जाती है, तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। सी इसका सही आंसर है। तो डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल है वो इसलिए करी जाती हैं कि कुंडली के अंदर फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य है वो। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है, तो धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, कॉर्कस्क्रू फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। देखो यहाँ पर डीसी जनरेटर का सिद्धांत पूछ रहा है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आंसर हो जाएगा इसका सही डी। अगर वो पूछ रहे कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात किसके नियम से किया जाता है, तो ईएमएफ की पूछे तो फ्लेमिंग के दाहिना हाथ लगेगा फिर इसमें ईएमएफ की पूछे तो। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे जनरेटर में तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। मोटर पर कौन सा लगेगा, बाएं हाथ के नियम। चूँकि ये फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसलिए लगाया कि वो सिद्धांत पूछ रहा है ना कि नियम पूछ रहा है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी वितरण लाइन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें संचयी योगक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मैंने गलती से उंगली रख गई थी उस पर, तो संचयी योगक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो संचयी योगक जनरेटर या क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट तो सभी क्वेश्चन है। लंबी दूरी वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो संचयी योगक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला BL/V साइन थीटा वोल्ट। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गतिशील रूप से चाहे आप BL/V साइन थीटा कह लो या BBL साइन थीटा कह लो, बात एक ही है। BBL साइन थीटा, तो इसमें लिखा है BL/V या BBL कह लो, तो बात वही है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये क्वेश्चन जुलाई में जो पेपर हुए थे 5-6 शिफ्टों में आया था, और सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो इसमें करंट की डायरेक्शन इधर की साइड में है, इधर इसमें करंट की डायरेक्शन इधर की साइड में है। तो ये क्या है, आर्मेचर की वाइंडिंग है, और ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है ये पूछ रहा है वो। तो ये जो जनरेटर है वो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर, इसको बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रख लेना, इस चित्र को अपने दिमाग में सेट कर लेना। ये कौन सा जनरेटर है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान दी जाती है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, तो घुमावदार क्षतिपूर्ति इसलिए प्रदान की जाती है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, या आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है उसको बेअसर करने के लिए, उसका असर कम हो। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? 100 उत्तेजित कह लो या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कह लो, एक ही शब्द है। 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? तो अपशिष्ट चुंबक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि वोल्टेज का निर्माण करने में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश और संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो फील्ड वाइंडिंग, फील्ड कुंडली द्वारा, आर्मेचर कोर द्वारा, पटलित कोर द्वारा, या तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर के द्वारा। योक मतलब बॉडी और ध्रुव पोल, ध्रुव मतलब पोल के बीच में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होगा? तो आर्मेचर कोर के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? जिस जनरेटर के द्वारा पहले जो था ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, वो बैक ईएमएफ का था या मोटर में, लेकिन ये पूछ रहा जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने का सूत्र क्या है? तो जेड एन पी बटे में 60 इंटू फाई ए। जेड एन पी सी वाला इसका आंसर देखो, जेड एन पी 60 इंटू फाई ए, पी बटा ए। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? जनरेटर में मतलब क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या है? तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है इससे, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? मतलब कोर के बाद कोर के ऊपर कोर ऐसे क्यों लगाते हैं? तो भंवर धारा यानी कि एडी करंट को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड करते हैं? डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर कोर है लेमिनेटेड क्यों करते हैं? तो वही को आंसर इसका फिर से है डी वाला, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, चित्र बहुत बार आया हुआ है। इस भाग का नाम क्या है? तो ये क्या है? आर्मेचर कोर लेमिनेशन। डी इसका सही आंसर हुआ। इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो ये बी इसका सही आंसर है। इसको योक या फ्रेम बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो इसको योक या फ्रेम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक खो देते हैं? तो रोटेशन की दिशा जो है अक्सर बदलती रहती है, तो इससे क्या है? डीसी जनरेटर के अपशिष्ट चुंबक खो देता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक खो देते हैं? तो रोटेशन मतलब होता है घूमने की दिशा अक्सर बदलना होगा, तो इससे क्या होता है? अपशिष्ट चुंबक हो जाती है। अपशिष्ट चुंबक खत्म हो गई तो क्या है? डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए जो डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं वो करते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? तो विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप तो उसको चित्र को अपने दिमाग में सेट कर लो।
इसको बोलते हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो जनरेटर है अलग से उत्तेजित जनरेटर है या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है? तो अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो ये अलग से उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, ये क्या होता है? अपशिष्ट चुंबक के अभाव में ये जनरेटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल शू क्यों लगाए जाते हैं? एयर गैप, तो डीसी जनरेटर में पोल को क्यों लगाए जाते हैं? पोल शू क्यों लगाए जाते हैं? तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो कीवे ठीक करें, इसका सही आंसर है कीवे ठीक करें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कीवे ठीक करें। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने पर डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो ये आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया था? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो जनरेटर पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और मोटर पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो जनरेटर को दाएं हाथ से चालू किया था, इसलिए दाएं हाथ का नियम लग जाएगा इस पर। अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ रास्ते होते हैं? 4 पोल डीसी जनरेटर में 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो इसका एक लॉजिकली क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स मतलब 2, तो 4 का 2 में गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 लैप वाइंडिंग, मतलब जो है 4 पोल डीसी जनरेटर में कितने डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? तो 4 डुप्लेक्स अगर आ जाए यहाँ पे तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, ट्रिपलेक्स आ जाए तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, सिंपलेक्स आ जाए तो वो सिंपल ही रहेगा। तो 4 डुप्लेक्स कह रहा है तो 4 दूनी 8, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 पोल डीसी जनरेटर डुप्लेक्स के लिए कह रहा था, अपना 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए, जनरेटर अतिभारित करने से बचने के लिए, वो अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। बी इसका सही आंसर रहेगा, जी ध्यान रखना है आपको। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है? तो अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो धारा की दिशा आसानी से पलटना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त तार का उद्देश्य क्या है? तार इलेक्ट्रिक का उद्देश्य क्या है? धारा की दिशा आसानी से अपन पलट सकें। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स से दर्शाया गया है ये भाग क्या है? जो एक्स से ये दर्शाया गया है तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो जनरेटर आपको चित्र में मिलेगा एग्जाम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो इसको बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको संचयी यौगिक जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? मतलब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है तो क्या हो जाएगा? समांतर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है तो शंट जनरेटर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका फील्ड क्षेत्र मतलब फील्ड आर्मेचर के समांतर में जाता है? शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये क्या है? पोल शू, इसको पोल शू बोलते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो प्रत्यावर्ती।
सी इसका सही आंसर है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का आउटपुट वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पुल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में ठोस पुल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा जाए। अब इसमें क्या शंट फील्ड को जोड़ रहे हैं आर्मेचर के समांतर में, तो ये क्या हो जाएगा? लघु शंट यौगिक। जे डी इसका सही आंसर है। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा जाए तो जनरेटर कौन सा हो जाएगा? लघु शंट यौगिक। अगला क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, रोल्ड स्टील। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग बनाने के लिए रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता था? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो सभी वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखना, और जो अच्छे क्वेश्चन लगे उनको सभी अच्छे ये नोट करते रहना। अभी आपके सीसी वगैरह इंटरनल की वो चल रही है, प्रैक्टिकल की जो सीसी की सेशनल मार्क की जो सीटें वीटें हैं वो जमा कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो जब तक इन्हीं को आपको पढ़ना ही है, इनमें से ही पूरा पेपर आएगा जो मैं बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ आपके पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।